नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। अमेरिका में मल्टीपल अटैक्स की न्यूज से पूरी दुनिया शॉक में है। ये सारे अटैक एक नए टाइप के टेररिज्म की तरफ इशारा करते हैं। इस टेररिज्म को कहते हैं लोन वुल्फ टेररिज्म। आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि कैसे आतंकवादी संगठन इंटरनेट और मोबाइल डिवाइसेस का यूज करके देशों में रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, और जब ये रेडिकलाइजेशन चरम पे पहुंच जाता है तो फिर ऐसे अटैक्स होते हैं। अजीत डोवल जो भारत के एनएसए, उनका एक भाषण भी वायरल हो रहा है। इस भाषण पर भी गौर करेंगे और ये जानेंगे कि क्या भारत की सुरक्षा एजेंसी रेडिकलाइजेशन से निपटने को तैयार है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है, तो हर साल दिसंबर में आखिरी एक दो हफ्ते में अमेरिका में सेलिब्रेशंस बहुत होते हैं। पहले क्रिसमस के सेलिब्रेशन होते हैं, उसके बाद न्यू ईयर्स के सेलिब्रेशन होते हैं, तो बाजारों में भीड़ रहती है। इस साल न्यू ऑर्लियंस में भी ऐसी ही भीड़ थी। अचानक से शमसुद्दीन जवान नाम का एक आदमी भीड़ पर ट्रक चढ़ा देता है। इसके बाद वो ट्रक से उतरता है और फायरिंग करने लगता है। काउंटर फायरिंग में उसकी मौत हो जाती है, पर इस पूरी घटना में 15 लोगों की जान चली जाती है और 35 लोग घायल हो जाते हैं। अब ये मामला यही नहीं थमता। इसके बाद एक टेस्ला का साइबर ट्रक ट्रंप टावर के पास आकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद उस टेस्ला के ट्रक में ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में ड्राइवर की मौत हो जाती है और 7 अन्य लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद यूएसए की जांच एजेंसीज हरकत में आती है, तो पता लगता है कि दोनों युवा रेडिकलाइजेशन का शिकार हो गए थे। अच्छा, जो पहला वाला व्यक्ति था जिसने न्यू ऑर्लियंस पर अटैक किया, वो तो यूएस की आर्मी में 10 साल सर्व कर चुका था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू निकल के आता है कि जब ऐसे आदमी को भी रेडिकलाइज किया जा सकता है, तो आम युवा को रेडिकलाइज करना कितना आसान है। इस पूरे केस का अगर हम एनालिसिस करें तो एक बात समझ में आती है कि अब टेररिज्म और वॉरफेयर काफी नए चेंजेस को अपना रहा है। अब आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट और मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके यूथ को रेडिकलाइज कर रहे हैं। अच्छा, जो साइबर ट्रक ट्रंप टावर के पास दिखा था उसमें आईएसआईएस का झंडा लगा था। अगर इस पूरी बात को समराइज करें तो एनएसए अजीत डोवल का 2021 में नेशनल पुलिस एकेडमी का बयान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें उन्होंने कहा था, न्यू फ्रंटियर्स ऑफ वॉर इज सिविल सोसाइटी विच कैन बी मैनिपुलेटेड टू हर्ट नेशन इंटरेस्ट। तो रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ इसी तरफ इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं आईएसआईएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। आईएसआईएस की स्थापना अबू बकर ने करी और ये सीरिया में हुई। वहां अलकायदा फैक्शन से अलग होकर अबू बकर ने आईएसआईएस की स्थापना करी। अच्छा, इस आईएसआईएस का ड्रीम था कि ये सीरिया और इराक में कैलिफेट बना ले, तो पहले ये फोकस कर रहा था टेरिटरी पे। अब यूएसए ने इनके हेड अबू बकर को मार डाला। अबू बकर की मृत्यु के बाद इनका मोडस ऑपरेंडी ही चेंज हो गई। अब ये फोकस कर रहे हैं लोन वुल्फ टेररिज्म में। तो इसमें ये करते क्या है कि यूथ को रेडिकलाइज करते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू अदर मीन्स। यूथ जैसे ही उस रेडिकलाइजेशन के चरम पे पहुंचता है तो वो टेररिस्ट अटैक करता है। अभी जर्मनी में एक अटैक हुआ, अभी यूएसए में 3 हो गए। तो सवाल ये है, क्या भारत में भी ऐसे अटैक हो सकते हैं? इसका आंसर है हाँ। पास्ट में ऐसे अटैक भारत में हो चुके, और जब हमने उन अटैकों की जड़ तक जाने की कोशिश करी तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर निकला वो रेडिकलाइजेशन का निकला। कश्मीर में रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और आईबी स्टेट पुलिस के साथ मिलकर समय समय पर रेड मारती रहती है, और वो इन रेडिकलाइज्ड यंगस्टर और इनके जो स्लीपर सेल चल रहे हैं उनके खिलाफ काउंटर ऑपरेशन करती रहती है। अब इशू यहाँ पर ये है, ये जो एजेंसीज है इनका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत आवश्यक है। जो आतंकवादी हैं वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो इन्हें इनहांस ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। अच्छा, अभी संभल में कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुए थे और उसके बाद काफी इशू हुआ, तो वहां पर भी एनआईए और आईबी जांच कर रहे हैं कि इसमें कोई रेडिकलाइजेशन वाला इशू तो नहीं था। अभी कुछ दिन पहले खालिस्तान जिंदाबाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के 3 आतंकवादी यूपी में मार गिराए गए। अच्छा, ये जो पूरा इशू है ये
रेडिकलाइजेशन का है। तो इस पे सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में ये खतरा वास्तव में बहुत रियल है और इसके लिए हमें अभी से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी हम आगे ऐसी कोई घटना को भारत में प्रिवेंट कर सकते हैं। जाते जाते एक सवाल, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीडीपी के बेस ईयर को रिवाइज किया है। पहले ये बेस ईयर 2011 और 12 था। तो आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नया बेस ईयर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। अगर आपका आंसर ठीक होगा तो मैं आपके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी सही आंसर समझ पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।